आप सबका मैं आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आज विशेष रूप से इस प्रेस वार्ता का आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार का जो 2 साल का सफल कार्यकाल प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है। प्रदेश में एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक टीम वर्क है, जिसमें सब लोगों का योगदान उनकी अध्यक्षता में रहा है, जिसमें सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण, सब लोगों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में समानता के साथ विकास करने का जो एक दृष्टि रखी है, जो एक सोच रखी है, उसके 2 साल का कार्य पूर्ण हो रहा है। और निश्चित तौर से इसमें बहुत सी उपलब्धियां भी है, बहुत से चैलेंजेस भी सरकार को इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर रहे हैं। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि क्योंकि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती है, मगर सरकार कंटिन्यूटी में, चाहे वो प्रदेश की है, चाहे वो केंद्र की है, वो चलती रहती है। और जो आपका एक किस्म से बैलेंस शीट होता है सरकार की, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लगातार निरंतर चलता रहता है। तो जब हमने सत्ता संभाली तो बहुत से एसेट्स भी मिले, मगर उसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी पूर्व सरकार के समय से हमको मिली, जिससे प्रदेश में जो गति विकास की होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, अलग अलग सेक्शंस द्वारा, अलग अलग क्वार्टर्स द्वारा। और जिस तरीके से खास करके जो ग्रांट्स एक पहाड़ी राज्य होने के तहत हिमाचल प्रदेश को, जब से प्रदेश अस्तित्व में आया है, सिंस द टाइम हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू इट्स एक स्टेटहुड के रूप में हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू अ डिफरेंट स्टेट, हैज़ कम इनटू बीइंग, तब से प्रदेश को जो एक अलग सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिली है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बातें कह रहा हूँ। इसकी वजह से चैलेंजेस भी सरकार को आए हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने और सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने कलेक्टिवली एक सकारात्मक सोच के साथ इन चैलेंजेस से निपटने का प्रयास किया है। जिस तरीके से आत्मनिर्भर हिमाचल की लगातार बात की गई है, और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने के लिए हमारे वेज एंड मीन्स प्रदेश के मजबूत हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात मुख्यमंत्री जी समय समय के ऊपर करते हैं, उसको बल देने की बात की गई है, ई टैक्सीज़ को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में इसका एक लाभकारी फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को तो स्वरोजगार के साधन में मिलेगा ही, मगर हिमाचल प्रदेश विल गो डाउन इन हिस्ट्री इन कंट्रीब्यूटिंग अ लॉन्ग वे इन क्लाइमेट चेंज, इन ग्लोबल वार्मिंग। और जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए, ये भी एक हिमाचल प्रदेश के लिए, आई वुड से इट वुड बी अ feather in the cap of Himachal Pradesh. And when I say Himachal Pradesh, I am not referring to Himachal Pradesh government. I am referring to 70 lakh people of Himachal Pradesh. क्योंकि जब ये बदलाव हो रहा है, जब ये नई सोच आ रही है, तो इस नई सोच के लाभकारी हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आवाम है। और वो किसी भी दल के हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, मगर बदलाव प्रदेश के लोगों के लिए एक सकारात्मक सोच लेकर आ रहा है।
और जैसा मैंने कहा कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो अपने विभाग की बात करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार तो इन टोटलिटी मुख्यमंत्री जी उसके बारे में लगातार बात करते ही रहते हैं और ये खास रूप से रही है। तो ये मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस आने वाले समय में प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं। और अंत में जो हमारा ग्रीन एनर्जी स्टेट है, ये मैं इसको जो है वो राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको एज अ कंसर्न्ड हिमाचली, हिमाचल प्रदेश का, मैं इसको बेशक आप मंत्री के रूप में भी नहीं कह रहा हूँ, मगर हिमाचल प्रदेश का एक युवा होने के नाते एंड बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुख्यमंत्री जी ने करी है, क्योंकि ग्रीन स्टेट की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट वी ओ टू द फ्यूचर जनरेशन्स। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए कैसा प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमने उस प्रदेश की रूपरेखा आने वाले समय में बनानी है, वो निर्णय मुख्यमंत्री जी लगातार ले रहे हैं। और इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अ एम्बिशियस गोल टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू अ ग्रीन एनर्जी लीडर बाय 31 मार्च 2026, जिसमें हमारा गवर्नमेंट हैज साइंड MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनियम प्रोजेक्ट्स. It would provide an investment of 4,000 crores and create 3,500 jobs for opportunities for the residents. और इसमें मैं विशेष जिक्र हमारे जो केंद्रीय सड़क मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं उनका भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं उनसे दिल्ली में मिलने जाता हूँ हिमाचल की सड़कों को लेकर, तो वो हमेशा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और उन्होंने इसको देश के अलग अलग इलाकों में लाने का प्रयास भी किया है। और मुख्यमंत्री जी भी उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हिमाचल में आने वाले समय में जितना हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पहले चरण में और हमारा जो गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियां हैं पहले चरण में, उनको हम कन्वर्ट करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन में है। तो इससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी, उसमें भी हम हमारे कार्बन क्रेडिट्स हिमाचल को मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, जो ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, उसमें भी हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश की ओर से देश की जो है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, उसको बेटर करने के लिए हम दे सकेंगे। ये भी एक मैं समझता हूँ कि छोटा स्टेप है, मगर आने वाले समय में दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू डिफाइन हिमाचल प्रदेश इन द टाइम्स टू कम। और आदरणीय ठाकुर जयराम जी, उनको भी कहना चाहूँगा, आप समझते हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जो है वो अर्थशास्त्री हूँ, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ। आप हमें ये बताइए कि आपकी सरकार के समय में कौन से ऐसे कदम पिछले 5 साल के अंदर लिए गए जिसमें आपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम लिए। आपने क्या किया, मैं बताता हूँ। आपने केवल जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की मलाई केंद्र सरकार से मिलती थी, 12,000 करोड़ रुपए जो उनको उस समय उनकी सरकार के समय में मिले। मैं पिछले कल फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बड़ी लंबी चर्चा कर रहा था प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति के ऊपर, और उन्होंने मुझे, और वैसे भी मुझे इसके बारे में जानकारी है कि जो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो हमारे 15वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन की वजह से 9,000 करोड़, पहले 12,000 करोड़ था, 12,000 करोड़ से 9,000 करोड़, और 9,000 करोड़ से अगले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपका मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गया। ये 12,000 करोड़ को लुटाने का काम अगर किसी ने किया है, ये जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। अगर उनको इतनी चिंता प्रदेश की सरकार के, प्रदेश के लोगों के बारे में होती, तो इस पैसे को समय समय पर जो है प्रदेश की कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट किया जाता, उसके लिए इस पैसे को खर्चा जाता। मगर उनको केवल इस पैसे को का दुरुपयोग करके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लाने का किसी ने काम किया है, तो वो जयराम जी की सरकार ने, और उनके जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट उनकी सरकार में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जो अपने को बहुत बड़ा कोई अंतर्यामी समझते थे, उनकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश की ये फाइनेंशियल कंडीशन है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको इससे बाहर निकलना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने, जैसा मैंने आपको कहा
कि ये मजबूत कदम उठाए हैं, चाहे वो लिकर सेस लगाया है, एक मजबूत कदम उन्होंने वाटर सेस के लिए भी लगाया। वाटर सेस भी प्रदेश के अंदर लगाया गया, हालांकि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें कुछ जो है कुछ कमियां हुई या जिसकी वजह से वो पूरी रूप से लागू नहीं हो पाया, मगर द इंटेंट बिहाइंड दी दैट एक्ट वॉज कि जितना भी आपका पानी प्रदेश के अंदर जा रहा है, चाहे वो सतलुज का है, चाहे ब्यास का है, चाहे और नदियों का है, वो बहता हुआ सोना है और उससे हिमाचल प्रदेश की आमदनी में वृद्धि होनी चाहिए। इट वॉज अ राइट एक्ट इन द राइट स्टेप और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि उसकी SLP केंद्र सर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होगी और हम इसकी पूरी कानूनी लड़ाई आने वाले समय में लड़ेंगे। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अंत में मैं फिर से युवाओं के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि नौकरियों के बारे में बहुत भ्रम आदरणीय जयराम ठाकुर जी समय समय पर फैला रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में, वैसे तो ये बात कहते हैं कि हमने जो 1 लाख का आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा केवल सरकारी क्षेत्र का नहीं है। ये आंकड़ा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ प्रदेश के अंदर क्रिएट करने का, एन अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू द यूथ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे इंडस्ट्रीज़ में है। मगर अगर हम केवल सरकारी क्षेत्र की भी बात करें, और मैं आंकड़े के साथ ये बात कह रहा हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के किसी भी नेता को कि इन आंकड़ों पे वो हमसे विधानसभा के सभा पटल के ऊपर डिबेट करे, क्योंकि विपक्ष का विधायक रहते हुए मैंने भी कई बारी हिमाचल के युवाओं के मसले विधानसभा में एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने उठाए हैं। इसलिए मैं ये आपको विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में 31,000 नौकरियां जो है वो केवल सरकारी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है वो, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो PWD है, चाहे वो IPH है, चाहे वो फॉरेस्ट है, इसमें क्रिएट की गई है। और कांस्टेंट एंडेवर हमारा ये है कि आने वाले समय में भी हम सरकारी क्षेत्र में और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ को आने वाले समय में क्रिएट करेंगे। 31,000 2 साल में, और इसके अगेंस्ट 5 साल में भाजपा की सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मात्र 20,000 नौकरियां क्रिएट करी है। तो जवाबदेही हमारी तो है ही है जनता के प्रति, बिकॉज वी आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, मगर हमारे साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो भी अपने 5 साल की कार्यप्रणाली का चिट्ठा लोगों के बीच में रखे। उन्होंने कितनी नौकरियां जयराम जी के समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी, इसकी जानकारी भी वो दें। अगर वो नहीं देंगे तो हम सही आंकड़ों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा राज्य चयन आयोग है, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं होती है। क्या आवश्यकता बड़ी थी इस चयन आयोग को बनाने की? अगर सब कुछ जो पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, अगर उसमें सब कुछ हंकी डोरी था, इफ एवरीथिंग वाज राइट इन दैट सो कॉल्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो आज इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मुख्यमंत्री जी को इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बट दिस स्टेप हैड टू बी टेकन बिकॉज ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस विच हैपेंड इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। जिस तरीके के घोटाले हुए, पुलिस भर्ती की घोटाला हुआ, कांस्टेबल्स के घोटाले हुए, या और हमारे रिक्रूटमेंट में घोटाले हुए, उसकी वजह से the chief minister was forced, the government was forced to abolish that previous recruitment board and make a new board in Himachal Pradesh। और अब इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, इस बोर्ड के जो है वो सारे मेंबर्स बन चुके हैं, और जितने 13 पोस्ट कोड्स, क्योंकि बारी बारी ये सारे साथी हमको मिलते रहते हैं, एक सब कमेटी उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें जितने भी हमारे पोस्ट कोड्स हैं जो लंबित पड़े हैं, उनका, जिसमें विजिलेंस के इंक्वायरी नहीं है या जिसमें 2-3 लोग हैं जो विजिलेंस के दायरे में हैं, उनको छोड़कर हम सब पोस्ट कोड की रिक्रूटमेंट को शुरू करवा रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे 13 पोस्ट कोड्स को हरी झंडी कैबिनेट सब कमेटी से दी गई है, कैबिनेट से दी गई है, और इन सब को जो है वो राज्य चयन आयोग में इनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए भेज दिया गया है। कई इसमें से डिक्लेयर हो भी चुके हैं
और कई आने वाले समय में डिक्लेयर होंगे, जिससे हमारे 2221 युवाओं को आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा, उनको रोज़गार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। वर्ष की 806 करोड़ जो है वो डिपार्टमेंट को दी गई और इसमें से 1238 जो है 1238 करोड़ ये अभी तक हम इसको सितंबर 2024 तक इसको खर्च चुके हैं। अभी भी इसका कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है। मैंने कुछ ही दिन पहले एक रिव्यू बैठक डिपार्टमेंट की करी और उसमें हमने पूरा बल जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर दिया है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं, चाहे वो CRF के हैं, चाहे वो NDRF के हैं, चाहे वो आपके PMJSY के हैं, NABARD के हैं, उनका खर्चा पूरा होना चाहिए। बहुत जगहों पे हमको देखने को मिलता है कि PWD वाले जो है अपना बुक्स को ढंग से खर्चा नहीं दिखाते हैं, और जब हम खर्चा नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर से एडिशनल एलोकेशन ऑफ बजट जो होना है उसमें कमियां रहती है। तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से टाइट किया है और ये इंश्योर किया है कि समय के ऊपर काम भी होना चाहिए और काम होने के साथ साथ खर्चा भी जो है वो किताबों के अंदर आना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट हमारे जो साइकिल्स है, फाइनेंशियल साइकिल्स है, उसमें जो बजटरी एलोकेशन समय समय पर हर 6 महीने में या 3 महीने में जो एलोकेट होना है वो समय पर हो और समय में उसका फ़ायदा जो है वो प्रदेश को मिले। और आपको मैं जानकर ये भी खुशी होगी कि ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, 2 साल के हमारे सरकार के कार्यकाल में हमने 1370 किलोमीटर सड़कें जो है नई प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के कार्यकाल में बनाई है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड एक इसी समय में 1190 किलोमीटर की आपकी क्रॉस ड्रेनेज, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बल देता हूं कि सड़कें बनाना एक बात है, मगर उसके साथ साथ जो क्रॉस ड्रेनेज है, क्योंकि पानी की निकासी, पानी का जो एक बहाव जाता है जिसकी वजह से सड़कें जो है वो खराब हो जाती है, इसलिए हमने क्रॉस ड्रेनेज के ऊपर और कलवटों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ये बात मैं आपको विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह रहा हूँ कि हमको इसको बढ़ाना है और इसलिए हमने 1000, जैसा मैंने आपको कहा, 190 क्रॉस ड्रेनेज का कार्य 2 साल के अंदर जो है वो पूर्ण हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। और एडिशनली 1740 किलोमीटर ऑफ रोड्स हैव बीन मेटल्ड एंड टार्ड, जो जिनको मेटलिंग टारिंग 1740 किलोमीटर सड़कों की पिछले 2 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी करी है। इसके लिए भी मैं अपने फील्ड के कार्यकर्ताओं को, फील्ड का जो हमारा स्टाफ है PWD का, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और रोड एक्सेस 61 सेंसस विलेजेस जो है वो हमारे, इसको हमने बढ़ाया है, जिसको आने वाले समय में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और शिमला शहर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैफिक के लिए मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हमको शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक की मूवमेंट को बेटर करना है। इसके लिए जो हमारे विभाग का, PWD विभाग का एजेंसी है HPRIDC, हिमाचल प्रदेश रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके माध्यम से एक 880 मीटर लॉन्ग डबल लेन टनल का अभी हमने DPR हम बनवा रहे हैं। जो हमारा जो नवभार है आपका, उसको जाखू के नीचे से होते हुए इसको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का प्रस्ताव है। और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मंत्रालय से एडिशनलिटी के रूप में किया है। अभी इसमें इमीडिएट 100 करोड़ दिए हैं और आने वाले समय में इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 295 करोड़ है, 295 करोड़। तो एक बारी जब इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, इसकी अलाइनमेंट, इसकी DPRs पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसका प्रोसेस आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसलिए शहरी विकास और शहरी ईज़ ऑफ ट्रैफिक के लिए भी ये टनल मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस पे हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में जो है वो कार्य करेंगे, इसका भी मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारा PMJSY 3 है, PMJSY 4 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अभी मैं लगातार प्रदेश के हर क्षेत्र का हम दौरा करते हैं, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र का हम दौरा करने में विश्वास रखते हैं। कुछ समय पहले मैं भरमौर गया था, अभी कुछ दिन पहले मैं डोडरा कुआर का हमने दौरा किया, अभी कुछ दिन बाद हमने जो है वो तीसा इलाके का दौरा रखा है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसे छोटे आबादी के गांव हैं जिसमें 2011 का जो हम सेंसस पकड़ रहे हैं, जिसके हिसाब से करीबन आपके 650 से लेकर 700, मैं गांव नहीं कहूँगा उनको, मगर आबादी दे इलाके हैं जिसमें 100 लोगों की या 200 लोगों की या 250 लोगों की आबादी है, उनको सड़क मार्ग से हमने जोड़ना है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग ले रहे हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण। तो इसको हम आने वाले समय में, अभी जब पीछे जो हमारा सेंट्रल बजट आया था उसमें इसकी घोषणा हुई है। अभी तक इसकी जो क्लियर मोडालिटीज़ है प्रदेश सरकार की ओर से, हम उसको बना रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से, और उसको आने वाले समय में जो है वो हम ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के साथ शेयर करेंगे। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। हालांकि ये जो योजना है केंद्र सरकार की, ये केवल नए इलाके जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मगर हिमाचल की जो रोड कंडीशंस है, हिमाचल की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी के या और अधिकारी है, और हम सब का डिपार्टमेंट का ये मत था कि नए सड़कों को जोड़ना तो एक बात है, नए आबादी को जोड़ना तो एक बात है, वो बहुत अच्छी बात है, वो हम कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जो हमारी ऐसी सड़कें हैं जो PMJSY 1 में या 2 में बनी हुई है मगर कच्ची है, उनमें सोलिंग हुई है मगर अभी तक वो पक्की नहीं हो पाई है, इसके लिए हमने एक स्पेशल केस, ये केवल हिमाचल स्पेसिफिक है, ये और राज्यों का नहीं है अभी तक, ओनली हिमाचल स्पेसिफिक, कि इसमें हमने एक स्पेशल केस बनाया कि PMJSY 4 में वी शुड बी परमिटेड not only to connect unconnected habitations but also to upgrade the existing network that we have under PMJSY 1 and PMJSY 2। और मुझे इसमें हरी झंडी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से देखने को मिल रही है। जो चर्चाएं अभी हमारी हुई है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से इसकी हमको स्वीकृति नहीं आई है, मगर क्योंकि हम एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमको अपग्रेडेशन के लिए, मेटलिंग टायरिंग के लिए करीबन 850 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश को PMJSY 4 के अंदर मिलना तय है। इसकी औपचारिकता के लिए अभी बहुत जल्द मैं दिल्ली जा रहा हूं, और हम जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम इस दिशा में मिलेंगे, इस विषय के लिए मिलेंगे, और हिमाचल को ये सौगात हम केंद्र से लेकर आएंगे, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी के बारे में उसको भी हाईलाइट करूंगा, मगर प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस सरकार में जिम्मेवारी दी गई है लोक निर्माण विभाग की और शहरी विकास मंत्रालय की, उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि PWD डिपार्टमेंट का जब से मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, पार्टी के सभी वरिष्ठ केंद्र के नेतृत्व के सहयोग के साथ, हमने लगातार एक सकारात्मक सोच के साथ हिमाचल प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, खास करके जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर सड़कों के जाल को बिछाने के लिए, रोड इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रोड्स का इम्प्रूव हो, मेटलिंग टायरिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहला जो मैंने मजबूत कदम और कड़वा कदम उठाया था आज से 1 साल पहले, जब हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के टेंडर होने थे। मुझे बहुत प्रेशर भी था कि आप ये कदम ना उठाएं, मगर हमने सब प्रेशर्स को पीछे रखते हुए ये निर्णय लिया। विधानसभा में मैंने एश्योरेंस दिया कि कोई भी ठेकेदार जो नाबार्ड का या PMJSY 1 और 2 के काम कर रहा है, अगर उनके काम पूरे नहीं हुए हैं या उनके काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो PMJSY 3 में उनको काम नहीं दिए जाएंगे। दिस वॉज अ हिस्टोरिक डिसीजन इन द डिपार्टमेंट। इससे बहुत से ठेकेदार बाहर भी हुए, और जो हमारा बैकलॉग था काम का,
जो 2005 से लेकर 2004 से लेकर कई सड़कें थी जो फंसी हुई थी, आज वो भी समय के ऊपर पूरी हो रही है। आपको मैं जानकर आपको खुशी होगी कि अब हमारी मात्र 5 से 6 सड़कें रह गई हैं केवल हिमाचल के अंदर PMJSY 1 की, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ये सारी दुर्गम क्षेत्र की है। चाहे वो हमारा बड़ा बंगाल इलाका है, आपके चंबा जिला के अंदर वहाँ की सड़कें हैं, या हमारे आनी इलाके की कुछ कठिन सड़कें हैं, या हमारा जो डोडरा क्वार का इलाका है आपके रोडू निर्वाचन क्षेत्र में, वहाँ की सड़कें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए हमने स्पेशल रूप से केंद्र सरकार से मिलकर इसके लिए एक्सटेंशन जो है वो इस साल के अंत तक मांगी है, और मैंने विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस साल के अंत तक इन सब सड़कों का काम पूरा हो जाना चाहिए। मैं अगली बार किसी भी एक्सटेंशन के लिए दिल्ली नहीं जाने वाला, बिल्कुल साफ बात है। मैं, जैसे वो कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे PWD डिपार्टमेंट में कोई भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं चलने वाली। जो काम है समय के ऊपर पूरा होगा। ठीक है, हमने माना कि कुछ दुर्गम इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस है वो अलग है, डिफ़िकल्ट है, स्ट्राटा अलग है, पत्थर को काटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय लग जाता है। मगर हमने 2 एक्सटेंशंस ले ली है। इसके बाद एज PWD मिनिस्टर विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम स्टेटिंग दिस कि हम इसमें कोई भी अब एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, और इसको इस साल के अंत यानी सितंबर 2025 तक, सितंबर या अक्टूबर 2025 तक इन कामों को PMJSY 1 के जो अछूते काम थे, जो रह गए थे, उनको पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के हित के लिए ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेवारी बनती है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जिम्मेवारी बनती है, और ख़ास रूप से जो हिमाचल प्रदेश से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, और जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी विशेष जिम्मेवारी बनती है कि वो हिमाचल के लिए हर फंड को लाने में अपना पूरा सहयोग दे, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए है, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, चाहे वो रोडवेज के लिए है, चाहे वो और किसी चीज़ के लिए है। हम जब भी हिमाचल का मुद्दे खास करके मैं अपने विभाग के आदरणीय गडकरी जी के समक्ष रखता हूं, उन्होंने हमेशा हिमाचल का सहयोग हमारे डिपार्टमेंट को दिया है, उसके लिए मैं उनका ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और आने वाले समय में और भी सहयोग हिमाचल को मिले, खास रूप से हमारे विभाग को तो मिले ही, और भी सबको मिले, तो उसके लिए भी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है, हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को आगे लेकर जाना है, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों को आगे लेकर जाना है, और उसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, मजबूत निर्णय ले रहे हैं, और कुछ कड़वे कदम भी ले रहे हैं, मगर वो कड़वे कदम आने वाले समय में उसका लाभकारी सिद्ध होंगे, उसकी भी मैंने आपको पूरी स्थिति स्पष्ट करी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं?